हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो गाइस, हमारे हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ बहुत अच्छे से चल रही है। एंड गाइस, चलिए फटाफट से हम डिस्कस करने वाले हैं आज हमारे एक और क्वेश्चन के बारे में। सो गाइस, आज हम जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, अभी तक मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से कंप्लीट करा चुकी हूँ। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 को। सो दोस्तों, मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अभी तक की मैंने जितनी भी वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड किए हैं, प्लीज़ उनको देख कर जाइएगा। आपके एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी एंड बहुत सारे चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। सो प्लीज़ गाइज, उन सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फटाफट से हम देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है। सो दोस्तों, हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों की विवेचना कीजिए। सो दोस्तों, हमारे क्वेश्चन के अंदर हमसे उत्तर वैदिक काल के बारे में पूछा जा रहा है, प्लस पूछा जा रहा है कि राजनीतिक परिस्थिति और आर्थिक परिस्थितियाँ किस टाइप की थी उत्तर वैदिक काल के अंदर। सो दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कंप्लीट पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ 1 बाय 1 करके। तो चलिए फटाफट से 1 बाय 1 करके टॉप पॉइंट्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सो दोस्तों, जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारा परिचय। सो परिचय में आपको क्या क्या लिखना है ये मैंने आपके लिए यहाँ पे मेंशन किया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वैदिक काल को ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल यानी कि 500 से 1500 से 1000 ईसा पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व में बांटा जाता है। तो गाइज, इंट्रोडक्शन के अंदर आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है जो कि मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो गाइज, वैदिक सभ्यता जो हमारी स्टार्ट हुई है वो सभ्यता हमारी स्टार्ट हुई है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद। इससे पहले जो वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की थी दोस्तों, उसके अंदर मैंने आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए थे। तो आई एम श्योर आपने वो वीडियो अभी तक देख ली होगी। दूसरा पॉइंट आपको जो इस इंट्रोडक्शन के अंदर ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि वैदिक सभ्यता को ही आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। तो गाइज, अगर आपकी एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर आता है, जैसे कि आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाता है कि आर्य सभ्यता के बारे में बताइए, तो भी आप लोगों को समझ जाना है कि वो आपसे वैदिक सभ्यता के बारे में ही पूछ रहा है। इसके बाद जो आपको थर्ड चीज़ ध्यान रखनी है वो याद रखना है आपको उत्तर वैदिक काल का टाइम और इससे पहले के टाइम के बारे में, यानी कि वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों के टाइम लाइन के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो गाइज, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको माइंड के अंदर रखने हैं। सो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक परिस्थितियाँ। इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ तथा कबीलों पर शासन करने वाले राजा अब उस प्रदेश पर शासन करने लगे। राष्ट्रीय शब्द जो प्रदेश का सूचक है पहली बार इसी काल में प्रकट हुआ। सो दोस्तों, ये है हमारा पहला पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राजतंत्र का उदय। इस समय राजतंत्र का उदय हुआ जो अत्यंत ही शक्तिशाली थे। राजा की वैद्य उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और सशक्त हुई। इस काल में राजा का पद वंश अनुगत हो गया। इस काल में राजा का आकार बढ़ने से राजा का महत्व बढ़ा और उसके अधिकारों का विस्तार हुआ। अब राजा को सम्राट, एकराट और अधिराज आदि नामों से जाना जाने लगा। सो गाइज, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। इसके अंदर आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जो राजा के पद का जो दैवीय सिद्धांत है वो सबसे पहले ऐतरेय ब्राह्मण से पता चलता है। सो गाइज, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कार्य प्रणाली। इस काल में सभा, समिति आदि प्रतिनिधि संस्थाओं का प्रभाव क्षीण हुआ, जबकि सभा और समिति अपनी जगह बनी रही परंतु उनका स्वरूप बदल गया। अब उनमें समाज के प्रभावशाली वर्गों का वर्चस्व हो गया। सभा नामक संस्था में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया। सो दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, इसको आपको इसी तरीके से ध्यान रखना है। इसके बाद गाइस, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसके अंदर बताया गया क्षेत्र विस्तार। आरंभ में पंचाल
एक कबीले का नाम था, परंतु बाद में वह प्रदेश का नाम हो गया। इस काल में पंचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। क्षेत्र विस्तार वाले पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि शुरुआत के अंदर जब हम बात करते हैं, यानी कि उत्तर वैदिक काल से पहले जो राजा होते थे वो सिर्फ एक कबीले पर राज करते थे और कबीला काफ़ी ज़्यादा छोटा होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते कबीलों का स्थान राज्यों ने ले लिया और जो कबीलों का नाम था अब वो एक राज्य का नाम हो गया था। तो यहाँ पे आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस हमारा राजा का अभिषेक। राजा का राज्य अभिषेक राज सूर्य यज्ञ द्वारा संपन्न होता था, जिसका विस्तृत वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। यजुर्वेद में राजा के उच्च पद अधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। रत्नियों की सूची में राजा के संबंधी मंत्री, विभाग अध्यक्ष एवं दरबारी गण आते थे। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का विवरण है। सो गाइज आपको ये भी ध्यान रखना है कि बेसिकली उत्तर वैदिक काल में राजा का जो अभिषेक होता था वो राज सूर्य यज्ञ द्वारा किया जाता था। तो आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस राज सूर्य यज्ञ का जो वर्णन मिलता है वो मिलता है शतपथ ब्राह्मण से। इसके अलावा इस यज्ञ में कौन कौन लोग पार्ट लेते थे, जो भी लोग पार्ट लेते थे उनको रत्नी कहा जाता था और इन रत्नियों के अंदर राजा के संबंधी, मंत्रीगण, विभाग अध्यक्ष, दरबारी गण ये सब आते थे। तो गाइज आपको इन कुछ पॉइंट्स को अपने माइंड के अंदर रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज हमारा न्याय व्यवस्था। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। बलि ऋग्वैदिक काल में राजा को दिया जाने वाला स्वेच्छाकारी कर था, जो उत्तर वैदिक काल तक आते आते एक नियमित कर हो गया। इसकी मात्रा 1/16 भाग होती थी। तो गाइज ये वाले पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज हमारा उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक परिस्थितियाँ। सो दोस्तों हमारे क्वेश्चन के अंदर हमसे 2 परिस्थितियों के बारे में पूछा गया था। पहले तो राजनीतिक, तो अभी जितने भी पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किए ये सारे राजनीतिक परिस्थितियों से रिलेटेड थे। अब ये वाला जो पॉइंट, अब यहाँ से जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है हमारा आर्थिक परिस्थितियों से रिलेटेड। तो चलिए फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं इनको भी। इस काल में पशुपालन की जगह कृषि प्रथम पेशा बन गई। शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित 4 क्रियाओं जुताई, बोआई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ में वेदा माधव की कथा का भी उल्लेख मिलता है, जिससे ये संकेत मिलता है कि आर्य संपूर्ण गंगा घाटी में कृषि करने लगे थे। तो दोस्तों आपको इस वाले पॉइंट को भी ध्यान रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि बेसिकली उत्तर वैदिक काल से पहले जो आर्य लोग थे, यानी कि जो वैदिक एज के जो लोग थे वो ज़्यादातर पशुपालन करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते लोगों ने कृषि करना शुरू कर दिया था और कृषि से संबंधित जानकारी हमें मिलती है शतपथ ब्राह्मण से, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज हमारा कृषि। उत्तर वैदिक कालीन लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में कृषि अत्यंत उन्नत हुई। खेती के तरीके में परिवर्तन किए गए। हल का प्रयोग किया जाता था, जिसे 20 से 30 बैलों पर बांधकर हल चलाया जाता था। इस समय की प्रमुख फसल गेहूं, चावल व जौ थी। तो दोस्तों आपको इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और चावल, गेहूं और जौ ये मुख्य फसलें थी ऋग्वैदिक काल की, इनको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लोहे का प्रयोग। इस काल में लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम आयास शब्द का प्रयोग है। लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि विस्तार के साथ साथ फसलों की संख्या में भी वृद्धि हुई और धान प्रमुख बन गई। अतन जखेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे मैं बता देती हूँ जो कि आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस टाइम तक लोहे का पता नहीं चला था, लोहे का जो खोज थी वो नहीं हुई थी। लेकिन वैदिक काल आते आते वैदिक काल के अंदर ही लोहे की खोज की गई है और ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके अलावा जो सबसे पहले लोहे से बने हुए उपकरण मिलते हैं वो मिलते हैं
अतन जखेड़ा से, ये प्लेस का नाम है, इस प्लेस का नाम आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि यजुर्वेद में लोहे का वर्णन मिलता है और लोहे को क्या कहा जाता था यजुर्वेद में, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा ये वाला पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है पशुपालन। इसके अतिरिक्त पशुपालन की परंपरा अधिक हो गई थी। हमें ऐसा प्रसंग मिलता है जिसमें चारागाहों का विशेष ध्यान रखा जाता था ताकि जानवरों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। जानवरों के लिए पशुशालाएं बनाई जाती थी। ये पशुशाला जंगली जानवरों से रक्षा के लिए तथा उन्हें सर्दी, गर्मी, शरद ऋतु से बचाने के लिए बनाई जाती थी। इस काल में गाय पूजा योग्य बन गई थी। गौ की मान्यता दूध तथा दूसरी वस्तुओं के प्रयोग के लिए अधिक हो गई थी। अर्थवेद के अनुसार उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता था जो गाय का वध करता था। तो दोस्तों आपको इस वाले पॉइंट को भी ध्यान रखना है, कृषि और ये वाला पॉइंट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो गाइज आपको इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, जैसे कि उत्तर वैदिक काल आते आते गाय की पूजा होना शुरू हो गया था, यानी कि जो गाय है उसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके अलावा गाय को मारने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था, इस बारे में पता चलता है हमें अर्थवेद से। तो गाइज आपको इन कुछ पॉइंट्स को अपने माइंड के अंदर रखना है। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारे बर्तन बनाने की कला। इस काल के लोग 4 प्रकार के बर्तनों से परिचित थे। काले व लाल रंग के मिश्रित मृदांड, काले रंग के मृदांड, चित्रित धूसल मृदांड और लाल मृदांड। तो गाइज इनको आपको ध्यान रखना है बर्तन बनाने की कला को। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है उद्योग एवं व्यापार। उत्तर वैदिक काल तक कृषि पशुपालन के अतिरिक्त अनेक व्यवसायों की उत्पत्ति हो चुकी थी। ब्राह्मण ग्रंथ में शेठन का भी उल्लेख मिलता है। शेठन शेष श्रेणी का प्रधान व्यापारी था। लोहे की खोज और मुख्य व्यवसाय के रूप में खेती करना उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण पहलू हैं। अनेक नई कलाएं और शिल्पपूर्ण कालिक व्यवसायों के रूप में अपनाए गए। आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार का व्यापार फला फूला। उत्तर वैदिक काल में उत्तरी गंगा घाटी ने नगर जीवन की शुरुआत देखने को मिलती है। तो गाइज ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है व्यापार से रिलेटेड। बेसिकली इस पॉइंट के अंदर आते आते यानी कि व्यापार का जैसे ही प्रारंभ हुआ उत्तर वैदिक काल में, तो उस टाइम से हमें नगरीय व्यवस्था देखने को मिलनी शुरू हो जाती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जब आर्य सभ्यता का निर्माण हुआ, तो आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मुद्रा का प्रचलन। व्यापार पाण द्वारा संपन्न होता था। अंततः उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, परंतु सामान्य लेन देन में वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता था। निशक, शतमान, कृषण और पाद मुद्राओं के प्रकार थे। तो गाइज आपको ये भी ध्यान रखना है कि उत्तर वैदिक काल तक मुद्रा का भी यूज़ होना शुरू हो गया था। बेसिकली उत्तर वैदिक काल आते आते काफ़ी ज़्यादा लोग सभ्य होते जा रहे थे। समुद्रों का ज्ञान। उत्तर वैदिक आर्यों को समुद्रों का ज्ञान हो गया था। इस काल के साहित्य में पश्चिम और पूर्वी 2 प्रकार के समुद्रों का वर्णन है। वैदिक ग्रंथों में समुद्री यात्रा की भी चर्चा है, जिससे वाणिज्य एवं व्यापार का संकेत मिलता है। तो दोस्तों ये हो चुके हैं हमारे पॉइंट्स सारे इंपॉर्टेंट कंप्लीट। एंड एक लास्ट पॉइंट जो हमारा बचा है वो है हमारा निष्कर्ष। दोस्तों निष्कर्ष आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर जब आप लिखें तो उसके क्वेश्चन को स्टार्ट आप इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय के साथ करें और उस क्वेश्चन को एंड आप निष्कर्ष के साथ करें। निष्कर्ष आपको कुछ इस तरह से लिखना है कि अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक समाज में बहुत अधिक और महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। इन परिवर्तनों ने समाज के सभी पहलुओं पर गहरा प्रभाव डाला। जहां एक और उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था में बड़े बदलाव आए और राजा को राज्य का मुखिया माना जाने लगा, वहीं दूसरी ओर आर्थिक परिस्थिति पर भी उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये हो चुका है हमारा निष्कर्ष कंप्लीट। निष्कर्ष भी मैंने आपके लिए मेंशन किया है बिल्कुल इजी लैंग्वेज के अंदर। आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। सो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि अभी तक मैंने आपको जितनी भी वीडियोस प्रोवाइड किए हैं उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी।
इसके अलावा गाइस आगे और भी वीडियोस आने वाली हैं, उन वीडियोस को भी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सो दोस्तों, इस वीडियो में की हुई मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सब चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।